आज भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। एक ऐसा टॉपिक है जो आपके परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न हर बार आता है। मानी कोई ऐसा साल नहीं रहा है जहां से मूलाधिकार से प्रश्न आया हो। और अगर सामान्य अध्ययन की हम बात करें तो सामान्य अध्ययन की सीरीज में जहां पर भी भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान में मूल अधिकार से प्रश्न जरूर आते। आज की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इस क्लास को कॉपी कलम लेकर तब देखना शुरू करिएगा। जो जो की पॉइंट आपको बेहतर लगे वो लिख लीजिएगा। और आज कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और कुछ नई चीजें जानने को मिलेंगी, और एक साथ साथ हमें अपने भारतीय संविधान की जो झलक है वो भी देखने को मिलेगी। इस सीरीज को हम 2 सेक्शन में बांटकर पढ़ेंगे। पहले तो हम एक बार पूरे भारतीय संविधान का एक ओरल माने जान लेंगे कि मूल अधिकार क्या है, मूलाधिकार क्या है, लेकिन उसके बाद हम इसके प्रत्येक टॉपिक का एकदम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसलिए यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यकीनन आपका सरकारी नौकरी का जो सपना है वो सीढ़ी दर सीढ़ी आपको आपकी मंजिल तक, आपके ख्वाबों तक जरूर पहुंचाएगा। भारतीय संविधान में अगर हम ये बात करें कि जो मूलाधिकार है तो इसके बारे में कई बातें कही जाती है। भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इस अधिकार को वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार का मतलब है कि जो प्रजातांत्रिक देश होती है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में आदर्शों की उन्नति से माना जाता है। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो देश में जो शासन व्यवस्था होती है उसे बनाए रखने वाले, राज्य के कठोर नियमों के संदर्भ में जो नागरिक होते हैं, जनता होती है, उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है। मौलिक अधिकार विधायिका के कानूनों तथा कार्यपालिका के जो कानून के क्रियान्वयन पर, उनके तानाशाही पर एक सीमित है, मर्यादित कार्य करती है, लगाम लगाने का काम करती है। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का मुख्य जो उद्देश्य है विधि की सरकार अर्थात विधि का शासन स्थापित करना है, न कि व्यक्तियों का। यह विधि का शासन होगा, न कि किसी व्यक्ति का होगा। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार का प्रावधान है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। किसकी? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। भारत के मूल अधिकार, जो भारत में मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7वां था संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद, तब यह 19 का और 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को उठाकर संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 क में एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। इस प्रकार वर्तमान समय में जो मूल अधिकार है उनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है? 6। अब यहां पर जो एक प्रश्न था आपका, एक टॉपिक जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया? तैयार हो गया। क्या अभी आपको कोई डाउट या कोई समस्या लग रही है? अगर लग रही हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें, ठीक है। यहां से किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना? अब समता का अधिकार कहां से कहां तक है? जो 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 32 में। इसके अलावा भी अब हमें ये पढ़ना है कि जो इनका मेन जो हमारे देश में मूल अधिकार आया है, इस मूल अधिकार का इतिहास क्या है। जी हाँ, यह हमें और आपको जानना बेहद जरूरी है, और यहां से आपके परीक्षा में जरूर से प्रश्न आते हैं, और खासकर आप भारत में रहते हैं तो इन बातों को जानना आपके लिए जरूरी है। मूल अधिकार का विकास
सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। इंग्लैंड के सम्राट जॉन के द्वारा 1215 में, कब 1215 में, एक हाथ से लिखा हुआ अधिकार पत्र का पहला दस्तावेज जारी होता है, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह मूल अधिकार संबंधी पहला लिखित दस्तावेज था। किसके द्वारा? इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा। कब? 1215 ईस्वी में। यहां पर ब्रिटिश नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करने की आश्वासन दिया गया था। इसमें उस घोषणा पत्र में, जो प्रथम लिखित दस्तावेज था। फिर आगे चलते हैं 1689 में बिल ऑफ राइट्स। जी हां, बिल ऑफ राइट्स, ये मूल अधिकार के बारे में एक और दस्तावेज आता है। इसमें अलग अलग जो ब्रिटेन के सम्राट होते हैं, अलग अलग समय पर, अपने अपने समय पर नागरिकों को उनके अधिकार, उनके स्वतंत्रता का वर्णन करते हैं। बिल ऑफ राइट 1689, 1689 में। फिर आगे और आते हैं हम, तुम देखते हैं कि फ्रांस में एक लंबे संघर्ष के बाद 1789 में मनुष्य माने मानव एवं नागरिकों के अधिकार की जो घोषणा थी, उसके माध्यम से फ्रांस की जनता को कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार मिल जाते हैं। अमेरिका के संविधान में शुरुआत में ही मूल अधिकारों का प्रावधान नहीं था। जब अमेरिका का संविधान प्रारंभ हुआ तो वहां पे मूल अधिकार का प्रावधान नहीं था। फिर 1791 में आते अमेरिकी संविधान में संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स, अधिकार पत्र को जोड़कर मूल अधिकार का प्रावधान किया। अमेरिकी संविधान, एक प्रश्न है, बना कब था? अमेरिकी संविधान जो था वो बना था 1787 में। बना या बनकर तैयार होता है। लागू कब होता है? 2 साल के बाद, 1789 में लागू होता है। क्या? यूएसए का संविधान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान। तो हम लोगों ने देखा कि संविधान के, दुनिया के संविधान में किस प्रकार से मौलिक अधिकार जो था, जो मूल अधिकार था, वो किस प्रकार एक के बाद एक सामने आता है। अगर हम भारत में बात करें तो जो मूल अधिकार की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा, भारत में अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार की मांग सबसे पहले किसने किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था, प्रस्तुत किया था। किस विधेयक में? 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था, संविधान विधेयक, जिसके तहत उन्होंने मूल अधिकार की मांग की थी भारतीयों के लिए। फिर भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की मांग 1925 में, 1925 में एनी बेसेंट, 1925 में एनी बेसेंट। फिर आगे चलकर 3 साल के बाद 1928 में नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी मूल अधिकार की मांग की गई। फिर आगे चलते हैं 1931 में, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, गांधी जी ने भी मूल अधिकार की मांग उठाई। लेकिन 1934 में गठित सरकार की जो संसदीय समिति थी, उसने इसे अस्वीकार कर दिया। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में मूल अधिकार शामिल नहीं किया गया था। जी हां, याद रखिएगा। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 में मूल अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार के संबंध में परामर्श देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया तथा एक उप समिति का भी गठन किया, जो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में था। इनकी सिफारिश के आधार पर ही भारतीय संविधान में भाग 3
अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। तो यहां पर हम लोगों ने मूल अधिकार कहां है, मूल अधिकार का ऐतिहासिक परिचय क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इन पर हम लोगों ने पूरी तरह से चर्चा कर लिया और पढ़े। मूल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन में पूरे विकास के लिए मूलभूत होने के कारण संविधान के द्वारा उस देश के जनता और नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ऐसे जो आधारभूत अधिकार होते हैं वो हमारे आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अनिवार्य अंग होते हैं हमारे जीवन का। इसके अलावा हमने देखा कि मूल अधिकारों को अमेरिका में सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक प्रश्न आता है कि जो मूल अधिकार का संवैधानिक दर्जा सबसे पहले कहां मिला, तो वह अमेरिका में मिला था। ब्रिटेन में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से जनता को मूल अधिकार का देने का काम किया जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। वैदिक काल से कहीं ना कहीं मानव के अधिकार की बात लगातार की जा रही है और आगे भी की जाएगी। अब एक एक कर इन सभी तथ्यों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं और एक छोटा सा लेक्चर के माध्यम से हम इन तथ्यों को पूरा फोकस कर पहले एक बात ओरली जान लेते हैं कि हमारा मूल अधिकार क्या है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए आइए इसके बारे में हम लोग क्रमवार रूप से बात करते हैं। हमने देखा कि जो मूल अधिकार की संख्या मूल संविधान में थी उनकी संख्या कुल 6 थी। 7वां अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया जाता है। अब ये जानते हैं मौलिक अधिकार के प्रकार। मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं? तो हमने ये पढ़ लिया है कि अनुच्छेद 12 में भाग 3 में प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किस शब्द को? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो क्या है और क्यों, क्या और क्यों है। राज्य शब्द में क्या क्या शामिल है? भारत सरकार एवं संसद। फिर अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं राज्य की सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य जो प्राधिकारी है वो इसमें सम्मिलित। प्राधिकारी का मतलब यह है किसी व्यक्ति, निकाय जिन्हें विधि या उपविधि या आदेश या अधिसूचना आदि बनाने जारी करने की शक्ति हो। स्थानीय प्राधिकारी में नगर निकाय, ग्राम पंचायत आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जो अन्य प्राधिकारी हैं ऐसे प्राधिकारी या निकाय जो संविधान या किसी परिनियम को बनाते हैं, द्वारा तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, सृजित किए जाते हैं। अब आते हैं, ये था अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में बात किया गया। अभी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं फिर और अच्छे से जानेंगे राज्य क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की बात की गई है। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 जो है ये मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। ये अनुच्छेद 13 जो है ये मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी विधि मूल अधिकारों के असंगत करती है तो वह विधि शून्य होगी। मतलब साफ है कि यदि विधानमंडल, विधायिका, संसद या विधानसभा के माध्यम से कोई ऐसी विधि बनाई जाती है, कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकार हनन करता है, छोटा करता है या उससे प्रभावित करता है, तो उसके लिए उस संपूर्ण विधेयक को या उसमें उस स्थान को माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसे शून्य करने का या असंगत करने का, उस विधि को खत्म करने का अधिकार रखती है। यह अगर उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो जो हाई कोर्ट है, अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद होगा वह है 32 के तहत, और अगर हाई कोर्ट की बात किया जाए तो वह अनुच्छेद 226 के द्वारा उस विधि को शून्य करने का अधिकार अपने पास रखता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अनुच्छेद 13 में यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। किसी विधि के द्वारा यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर विधि को गैर
संवैधानिक या अवैध भी घोषित किया जा सकता है। ऐसा हो भी चुका है। इस अनुच्छेद में दिए गए विधि शब्द को व्यापक रूप से दिया गया, जैसे अस्थायी विधि, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई पारित विधेयक हो, अस्थायी विधियां हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश हो, या कार्यपालिका कोई विधान हो, या किसी विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे किसी विधि पर कोई प्रथा बल रही हो या कोई रूढ़िवादिता सोच हो, वहां पर भी यह ध्यान दिया जाएगा। अब हम लोग एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। इसे ही समता के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही समता के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें तो यह 14 से लेकर 18 तक। पहला मूल अधिकार अगर हम देखें तो यह कहां से कहां तक है? 14 से लेकर 18 तक। ये पहला मूल अधिकार है। इसे हम समता का अधिकार या समानता के अधिकार के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में आप लोग और जानिएगा। सबसे पहले अनुच्छेद 14 क्या है? एक सवाल आता है, आपके मन में भी आएगा, अनुच्छेद 14 क्या है? तो यह विधि के समझ समता का अधिकार है। माने सभी राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाया जाएगा और लागू भी करेगा। राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए कानून बनाया भी जाएगा और उसे लागू किया जाएगा। अब अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, अर्थात किसी व्यक्ति के उसके मूल वंश, उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मजहब आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति किसी भी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। यह अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यह आपका अनुच्छेद 16 में है। माने राज्य अधीन किसी भी पद पर, कह सकते हैं सरकारी नौकरी, राज्य अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित सभी विषयों पर नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अपवाद को छोड़कर आगे हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अनुच्छेद 17 हमारे सामने आता है। अनुच्छेद 17 क्या है? ये अस्पृश्यता की प्रथा, मतलब ये अस्पृश्यता का अंत करता है। कौन? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत करता है। मतलब ये जो प्रथा थी छुआछूत की, उस कुप्रथा के दंडनीय अपराध घोषित करता है। अगर एक लाइन में आपको बताऊं, हमारे मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। कोई भी अनुच्छेद किसी व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान नहीं करता, क्योंकि दंड देने का प्रावधान आईपीसी करती है। कौन करती है? आईपीसी करती है। आईपीसी, इसे हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं, भारतीय दंड संहिता इसे कहते हैं। इसमें धाराएं होती हैं, आपने सुना होगा धारा 302 के तहत मृत्यु दंड, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। धारा 307 प्राय मुकदमा में, केस में आपने सुना होगा। तो धारा और अनुच्छेद में लोग अंतर नहीं कर पाते। तो यहां पे भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो दंड देने का प्रावधान करता है, दंड घोषित करने का प्रावधान करता है। उसका नाम है अनुच्छेद 17। पूरे भारतीय संविधान में यह बात आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको किताब में मिल जाएंगी। ई लर्निंग विद दुर्गेश के आपके नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन जो ये निःशुल्क क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं एज ए गेस्ट के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ देश हित राष्ट्र हित के लिए, ताकि आपको भी भारतीय संविधान के बारे में जानकारी हो जाए और आप परीक्षाओं में बेहतर अंक अर्जित करें और सिलेक्शन करके अपने परिवार और माँ बाप का नाम रोशन करें। तो यहाँ पर
हमने देखा कि यह अनुच्छेद जो छुआछूत को लेकर था एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अब आते हैं अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। अनुच्छेद 18 यह उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। मतलब यहां पे साफ है कि यदि सेना या अन्य कोई संबंधी सम्मान के अलावा अन्य कोई भी अधिकार जो है राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाए, और अगर अन्य देश से कोई भी उपाधि आपको मिलता है, कोई सम्मान मिलता है, तो वह राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई भी उपाधि स्वीकार की जाएगी। बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि सम्मान स्वीकार नहीं किया जाए। पहले आप लोगों ने देखा होगा लोग अपने नाम के आगे राजा, राजकुमार, फलनवा, ढिमका इस तरह का नाम के आगे प्रयोग करते थे, लेकिन अनुच्छेद 18 इन सभी को क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। जैसे आप ऐसी उपाधि लगा सकते हैं जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, मार्शल, कैप्टन। आपने सुना होगा ये थल सेना द्वारा दी गई उपाधियां। थल सेना मतलब भारतीय सेना द्वारा जल सेना, वायुसेना, ये सेनाओं में उपाधियां। उसके अलावा जैसे आपको पीएचडी दी की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है कि डॉक्टर फलाने, डॉक्टर ढिकाने या फलनवा ढिमका। तो जो डॉक्टर के आगे नाम जो होते हैं वो आप लोग, तो ये राज्य क्या करता है? सम्मान देता है, उपाधि देता है। इस प्रकार हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलकर जो भारतीय संविधान का जो पहला अधिकार, समानता का अधिकार पढ़ लिया, जो 14 से 18 था। उनके सारे जो अधिकार थे उनको हम लोगों ने एक एक करके पढ़े। अब इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है स्वतंत्रता का अधिकार। यह 19 से लेकर 22 तक है, अर्थात यह दूसरा अधिकार है। मूल अधिकार का ये दूसरा अधिकार है। इसके बारे में भी हम क्रमवार रूप से पढ़ेंगे। यहां पे कुछ अनुच्छेद के उसकी उपखंड को भी लिख लेते हैं। अनुच्छेद 19 क्या है? ये सभी नागरिकों के 6 प्रकार के अधिकार की गारंटी देता है। कैसे? आइए देखते हैं 6 प्रकार का अधिकार क्या है। जैसे अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19A इस तरह से लेकर वह कुल कितने प्रकार के? 6 प्रकार की गारंटी देता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की गारंटी देता है। 19C हो गया, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G। ठीक है, आइए इसके बारे में भी हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग ये वीडियो अपने साथी मित्रों को जरूर बताइएगा इस क्लास के बारे में। पहले तो एक ओरली हम जान लेते हैं इन सभी अनुच्छेदों के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम 19 जानेंगे। 19 क्या है? ये 19 एक तरफ से देखा जाए तो ये स्वतंत्रता का अधिकार और 6 अधिकार की रक्षा करता है। यह सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। पहला अनुच्छेद क्या है? 19 क या 19A एक ऐसा अनुच्छेद है जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, प्रेस की स्वतंत्रता देता है। हम बोल लेते हैं, हम अपनी बातें लिख पाते हैं। आप पोस्ट, चाहे आप फेसबुक पर, प्राय ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जब पोस्ट किया करते थे तो ये आपकी वाक्य स्वतंत्रता है। अपनी बातें लोगों के सामने रख सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। यह स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है 19A के अंतर्गत। प्रेस की स्वतंत्रता, तो जो लिखने वाला प्रिंटिंग प्रेस था पहले, जिसे आप अब मीडिया कहते हैं, डिजिटल मीडिया, ई मीडिया, पहले अखबार हुआ करता था, तो लोग अपनी बात को लिखकर अखबार के माध्यम से पहुंचाते थे। तो उस प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, मतलब लिखकर, बोलकर,
पोस्ट के माध्यम से या किसी भी तरह आप अपनी बात रख सकते हैं। यह अधिकार आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अर्थात यह अधिकार आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क या 19A में दिया गया है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता। फिर हम और आगे देखेंगे, यहां पे छोटी सी बात है आप लोग के लिए जो आपको समझना है। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है। 19B, अगर हम अनुच्छेद 19B की बात करें, अगर 19B की हम बात करें, 19B क्या है, तो शांतिपूर्वक आप बिना किसी हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार है। लोग इसी को धरना नाम से जानते हैं, ऐसा नहीं है। आप शांतिपूर्ण ढंग से आप सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन हथियार लेकर नहीं। पता चला कि 47 लेकर धरना करे गया, कोई बटन दब गया, पता चला लोग मरना शुरू हो जाए, तो यह नहीं करना। मन इन बातों का हमेशा आपको ख्याल, यह है कहां पे, अनुच्छेद 19B में। अब आते हैं अनुच्छेद 19C की बात करते हैं। माने आप यहां पे अपनी सहकारी समितियां बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संघ अपनी पार्टी बना सकते हैं। संघ मतलब पार्टी मतलब अभी कोई राजनीतिक पार्टी में समझ लीजिएगा ना, वो भी बना सकते हैं। तो यह आपको अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19C में दिया है। 19D की अगर हम बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का, विचरण करने का, राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है। अब 19D और E में छोटा सा अंतर है। 19E कहता है कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूम सकते हैं और बस भी सकते हैं, साथ ही साथ वहां का निवासी बनने का भी अधिकार है, वहां जमीन खरीदने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है अगर हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद से हैं, अगर हम दिल्ली में चाहें तो रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, कर्नाटक में चाहें जमीन खरीद सकते हैं, सिक्किम में चाहें जमीन खरीद सकते हैं, त्रिपुरा में चाहें जमीन खरीद सकते हैं। अब तो आप जम्मू कश्मीर में भी कर सकते हैं, जो अपवाद था वहां पर भी आप ले सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे अनुच्छेद 19F। 19F क्या था, यहां पे हम इसको F बना देते हैं। ये अनुच्छेद 19F ये क्या था, यह संपत्ति का अधिकार था। क्या था, संपत्ति का अधिकार था। इसे उठाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 कम रखा गया। माने इसे हम निरसित कहते हैं। यहां से क्या हो गया, यह जो है निरसित हो गया। क्या हो गया, निरसित। ये हो गया निरसित, माने जो यह अनुच्छेद है इसे निकाल दिया गया। क्या किया गया, इस अनुच्छेद को यहां से निकाल दिया गया। ठीक है, इसे निरसित कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। अब 19G क्या है, 19G ये है कि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर कहीं भी व्यापार कर सकता है, कारोबार कर सकता है, ये सभी राइट उसके पास। अब कहेंगे सर यहां से लेकर यहां तक कुल 7 अधिकार हैं। आपने कहा कि अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है, स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की यहां पे गारंटी दी गई है। तो आपको मैंने यहां पे बताया कि जो यहां पे अनुच्छेद F था 19F ये निरसित हो गया, माने अभी निकल गया। इस प्रकार इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अनुच्छेद 19 के तहत ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें और आपको मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। क्या आप लोगों ने इसको पूरी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, या फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है?
आगे देखते हैं अब हम अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 इसी के अंतर्गत आता, समता के अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 20। यहां अनुच्छेद 20 क्या है? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही। पहला, एक अपराध के लिए केवल एक बार आपको सजा मिले। किसी भी एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिले। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, वो हम एक बार मूलाधिकार खत्म होने के बाद इसकी जब विस्तृत व्याख्या वाली क्लास पढ़ाएंगे तब वहां पे आपको। अपराध के समय दूसरा है कि जो अपराध होता है, अपराध के समय वाले कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। मतलब जैसे आज ये कानून बनाया जाए कि यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है तब उसे 1 साल की जेल, और यह कानून शाम 5 बजे लागू या रात 10 बजे लागू। तो अगर 9 बजे कोई व्यक्ति बिना हेलमेट का पकड़ा जाएगा उसके लिए यह कानून लागू नहीं होगा। माने कानून पारित होने के बाद, उसके बाद जब प्रभाव में आता है उस समय उसको उसकी सजा दी जाएगी। अगर उसके पहले उसने कोई अपराध किया है उसके लिए उसकी सजा नहीं मिलेगी। अगर रात के 10 बजे यह कानून बनता है और कोई 9:58 पर बिना हेलमेट के पकड़ा जाएगा, उस व्यक्ति को वह सजा न दी जाएगी, पहले की भांति उसे जुर्माना देकर उसे छोड़ दिया जाएगा। तो यहां पे यह दूसरा जो था वो हमने आपको बताया। तीसरा क्या है? किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। माने कोई व्यक्ति स्वयं गवाही न दे कि मैं अपराधी हूं, उसके खिलाफ मतलब उसे किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया आप लोग को? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूं। अगला अनुच्छेद की बात करें तो अगला अनुच्छेद आपके सामने आता है 19 हो गया, 20 हो गया। अनुच्छेद 20 क्या था मैंने आपको बताया। अनुच्छेद 20 को कहते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब अनुच्छेद 21 हम लोग, अनुच्छेद 21 बहुत ही चर्चित अनुच्छेद है, प्रायः परीक्षा में प्रश्न आता है। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की। कौन से? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कही गई है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। कहां पे? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में। माने किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह कहां लिखा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में। 21 में एक और अनुच्छेद आपको मिलता है जो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। इसके अलावा यहां पर मिलता है अनुच्छेद 21 क। 21 क क्या है यह भी आप लोग जान लीजिएगा। यहां पे 86वां संविधान संशोधन किया गया सन 2002। उसके बाद इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों राज्य विधि द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या करेगी? उपलब्ध कराएगी। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अनुच्छेद 22। मतलब हमने देखा कि अनुच्छेद 21 पहले क्या था? यह था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। लेकिन 21 क शिक्षा का अधिकार। अब है 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण। कुछ दशा में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण, यह आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद
22 में वर्णित है। आइए इस अनुच्छेद 22 को भी जान लेते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में, जेल में नहीं लिया गया, उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। आप लोगों ने काला कानून पढ़ा होगा 1919 में। क्या आपको पता वो कौन सा कानून था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? उसका संबंध अनुच्छेद 22 से है। तभी हम कहते हैं कि हम आजाद भारत में और स्वतंत्र भारत में। आइए इसके बारे में और कुछ बातें जानते हैं आपके साथ मिलकर। मानिए यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाए तो उसे भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया जाता है। पहला, हिरासत में लेने का कारण पूछना। पहला क्या? उसे हिरासत में लेने का कारण पूछना। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंदर जो दंडाधिकारी है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, लेकिन इसमें आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे गिने जाते, माने 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार, अपनी बात वकील के माध्यम से पहुंचाने का, यह 3 प्रकार के जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में लिए। मतलब यहां तक हम लोगों ने देखा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरा जो आता है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में, जहां पे अगर हम 23 की बात करें तो यह भारतीय संविधान का तीसरा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध करना। ये कहां है? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित है। अगर हम 24 की बात करें तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में। मतलब 23 कहता क्या है? जब किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री हो, आपने देखा होगा कि आदमियों को बेचा जाता है, बंधुआ मजदूर तक बना लिया जाता है, बेगारी हो तथा इसी प्रकार के अन्य जबरन श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया जाए। माने लोगों को जबरदस्ती जो काम करा जाता है और उन्हें केवल खाने पर रखा जाता है, उस पर यह प्रतिबंध लगाता है। यह जो अधिकार है किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा देता है। ऐसा नहीं है कि सरकार आपसे जबरदस्ती काम करवा ले, बंधुआ मजदूरी करा ले, कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता। यह बात आप लोग जानते रहिएगा। यह आपको कहां है? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध करता है। वहीं पे अगर अनुच्छेद 24 की बात करें, माने बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 माने 14 साल से कम आयु के बच्चे कारखानों में या ऐसे खानों में जो मृत्यु को या हमेशा आपके जीवन को संकट में लेकर रखा या खतरनाक काम में नौकरी पर रखने पर निषेध है। समझ में आप लोग को कि नहीं? कोई किसी के मन में समस्या हो तो बताइए। एक टॉपिक हम आपको बताना चाहेंगे, अनुच्छेद 22 में था निवारक निरोध। निवारक निरोध क्या था? कि अनुच्छेद 22 के तहत उसके जो उपखंड थे 3, मतलब अनुच्छेद 22 उपखंड 3, उपखंड 4, उपखंड 5, उपखंड 6 में इसके संबंधित प्रावधान किया गया। जो निवारक निरोध कानून है उसमें किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व रोकना है, इसके लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है।
ये इंपॉर्टेंट है। राज्य लोक व्यवस्था को बनाए रखने पर भारत की सुरक्षा संबंधित कारणों में से हो सकता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके। जैसे सरकार केवल 3 महीने तक एक व्यक्ति को हिरासत में रख सकती है। व्यक्ति को निरोध का आधार बताया जाना चाहिए, परंतु सार्वजनिक हितों के विरुद्ध उसे बताना आवश्यक नहीं। सार्वजनिक हितों के लिए उसे बताना यह आवश्यक नहीं है। जो निरोध व्यक्ति को यह अधिकार है कि निरोध के विरुद्ध भी अपना प्रतिवेदन कर सके। निर्वारक निरोध अधिनियम 1950 में लाया गया तो 1960 में समाप्त भी हो गया था। फिर आगे हम लोग देखेंगे, जैसे बहुत सारा है। टाडा क्या है? टाडा 1985 में आया था, 95 में खत्म कर दिया गया। आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा 2002 में, 2004 में भी खत्म हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम लोग क्रमवार रूप से पढ़ेंगे। अब अगला अधिकार जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चौथा अधिकार है। चौथा हो गया ना, एक अधिकार होगा, 2 अधिकार, 3। अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह है आपका 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से है? 25 से लेकर यह 28 तक है। ये चौथा मूलाधिकार है। ये कैसा है? ये चौथा मूलाधिकार है, चौथा फंडामेंटल राइट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 25 इसमें पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये 25 से 28 तक है। 25 क्या है? अनुच्छेद जो 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी? अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। माने इस अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रसार कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। मन उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है, मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता है। उसके दिल में जो आए उसको मान सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है। अब अगर हम अनुच्छेद 26 की बात करें, अनुच्छेद 26 क्या है? किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की, जैसे धार्मिक मामलों के धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना, उसके पोषण का एवं अपने धर्म के जो विषय कार्यों के प्रबंधन करने, उसके संपत्ति का अर्जन करे, उसका स्वामित्व, उसका प्रशासन करना आदि का भी अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में। अर्थात धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मानो अपने प्रबंधन की भी स्वतंत्रता उसके पास है। एक आता है अनुच्छेद 25 के बाद 26 हो गया, 27 और 28। माने धर्म की अभिवृद्धि के लिए वह करों के समुदाय से स्वतंत्रता, माने अपने धर्म की वृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 25 में आपको मिलता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्थान को बढ़ावा देने के लिए कर देने हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता। राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए, कर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये कहां मिलेगा? यह अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, माने धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में। माने राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निर्देश जो निषेध करता है, सभी धर्मों की शिक्षा दी जाए। राज्य से वित्तीय सहायता लेने वाली शैक्षिक संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुसंधान
जो अनुष्ठान होता है उसमें भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकती। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगला 29 और 30, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, यह आपका क्या है? यह है अनुच्छेद 29 और 30। आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात आपसे कर लेते हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यह आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। वैसे आप लोगों ने अगर ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स अगर आप पढ़ी होगी तो ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाइएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, या फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश है, इंस्टाग्राम भी ई लर्निंग विद दुर्गेश है, वहां पे भी जुड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा या हम लोगों ने यहां पे समझ लिया कि जो अनुच्छेद 29 है, यहां पर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। राज्य केवल भाषा, जाति, धर्म और मूल वंश के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोकेगा। माने अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 में। माने मूलवंश, धर्म, जाति के आधार पर जो राज्य है उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 30 क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा संस्थानों की, जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह भी अनुच्छेद 30 में। माने कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का, सौरभ सर, अपनी पसंद का जो शैक्षिक संस्थान है उसमें हिस्सा ले सकता है, उसमें भाग ले सकता है। तो आज हम लोगों ने ये मूल अधिकार को पूरा पढ़ लिया। एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये जो मौलिक अधिकार का सीरीज था, ये लगभग आपका समाप्त हो गया। ठीक है, सही है, चल रहा है। देखिए एक बार आप लोग, आवाज साफ आ रही है? लाइट कट ऊपर नीचे वजह से। ठीक है, चल रही है ना? चलिए आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा, चाहे वीडियो को जहां भी देख रहे हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं अल्पसंख्यक क्या है। हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा अनुच्छेद 30 में, उसको मैं व्याख्या कर दूं कि जो अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है, साथ ही राज्य किसी प्रकार के संस्था अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव भी नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग कौन है? माने ऐसा वर्ग, मतलब संविधान में परिभाषित नहीं है, ऐसा वर्ग जो सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक सत्ता के लाभ से दूर हो। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया। इसे अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 350 क, अनुच्छेद 350 ख में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया। कितनी जगह? 4 जगह। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 350 क, अनुच्छेद 350 ख। वर्तमान में 6 समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया, जिसमें सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, मुसलमान। माने सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, मतलब कुल 6 समुदायों में अल्पसंख्यक वर्गों को, इन 6 समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है।
आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ी बातें जाने। यहां पे हमने ये देखा आपके साथ मिलकर, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। माने संविधान के द्वारा इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी। मतलब यहां पे बात साफ है, अगर यह परीक्षा में प्रश्न आता है कि किस व्यक्ति ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन दो बातें हैं, अगर वहां पे ये खाली ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का आत्मा हृदय क्या है, तब आप प्रस्तावना उद्देश्य का लगाएंगे। लेकिन जब प्रश्न में यह हो कि किस व्यक्ति ने या भीमराव अंबेडकर जी ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा हृदय का था, तब वो होगा अनुच्छेद 32। बाकी प्रश्न और प्रश्न के विकल्प पर माने रखता है, जो आप प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हमने आपको पढ़ाया है। अब हम और आगे चलते हैं, इसके और तथ्यों पर बात करते हैं। यह अधिकार नागरिकों को अपने मूल अधिकार के जो उनके प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय में जाने की शक्ति देता है। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के अभिलेख जारी कर सकता है, 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। वह रिट यहां पर है, अभी हम इन रिटों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ और अधिकारों के बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 31 निरसित है, इसे निकालकर अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार को रखा गया। एक आता है अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल और मूल अधिकार, काफी महत्वपूर्ण लाइन है। अनुच्छेद 33 में दिया गया है सशस्त्र बल और मूल अधिकार, माने संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया व अन्य के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाए। विधि निर्माण का अधिकार केवल संसद को है। संसद द्वारा इस विधि पर कानून बनाकर या विधि बना सकती है, और संसद द्वारा बनाए गए इस कानून को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, यह अनुच्छेद 33 में है। माने उनके लिए मूल अधिकार समान नहीं है हमारे आपकी तरह, वो दायरे में आते हैं ना। अब आता है मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 में, अनुच्छेद 34 के अनुसार भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो संसद को यह अधिकार या शक्ति है कि वह पूरे मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सके। भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो संसद को यह अधिकार है, यह शक्ति है, वह मूल अधिकारों को प्रतिबंध लगा सकती है। संसद द्वारा किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। माने संसद द्वारा किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को किसी भी प्रकार से सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इस अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। यह बात आप लोग जानते रहिए किसी भी दशा में। अब एक अनुच्छेद और हम लोग पढ़ लेते हैं, आखिरी अनुच्छेद है अनुच्छेद 35। माने कुछ मूलाधिकारों का प्रभाव क्या है, कुछ मूलाधिकार का प्रभाव। यह कुछ मूलाधिकार का प्रभाव क्या है, संसद को कुछ मूलाधिकार जैसे अनुच्छेद 16A, 32A, 33A, 34 को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं। फिर आगे देखेंगे जो जम्मू कश्मीर राज्य था, वहां पे जो विशेषाधिकार संबंधित अनुच्छेद 35 से 370 को समाप्त कर दिया गया, 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया। अब वहां पर भी सारे मूलाधिकार लागू। अब यहाँ पे कुछ अन्य प्रश्न है, कुछ अन्य टॉपिक है जो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा और यहां से चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। मौलिक अधिकारों की कुछ स्थिति है, स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कुछ शॉर्ट में बताना चाहूंगा क्योंकि आप जानते हैं, वैसे डीप में बताऊंगा तो लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अभी तक लगभग आप लोगों ने एक
घंटे। हाँ, लगभग आप लोगों ने इसे 1 घंटे तक पढ़ लिया है और यही क्रम अगर अभी जारी रहेगा तो अभी और आगे तक आप जाएंगे। ठीक है, लगभग 1 घंटे आप लोगों ने पढ़ लिया, अभी और पढ़ सकते हैं। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951, यहां तक चाहे तो अब इसकी स्क्रीनशॉट कर ले। 6 मूल अधिकार को हमने पढ़ा दिया, यहाँ पे 6 के क्रम थे। ठीक है, तो अब अगर चाहे तो संविधान संशोधन कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951, लिख लीजिएगा, हेडिंग बनिएगा आप लोग, प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951। उधर मत जाइएगा, उधर आपकी लाइन कट जाएगी। शंकरी प्रसाद बिहार के मामले में, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार के मामले में मौलिक अधिकारों में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन होता है, तो अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, विधि के अंतर्गत नहीं आता। अतः संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। अतः जो संसद है संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अपना यह फैसला सुनाया। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां होती हैं, लेकिन इस पहले संविधान संशोधन में ही अनुसूची 9 जोड़ी गई, जिसमें कानूनों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षण नहीं की जा सकती थी। जिसमें उल्लेखित कानूनों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन का शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती थी, जुडिशरी रिव्यू नहीं की जा सकती थी। फिर अगर इसमें देखें तो दूसरा अगर हमारे सामने आता है तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। दूसरा आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, माने उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर आगे चलते हैं 24वां संविधान संशोधन। अब यहां पे फिर आगे देखेंगे 24वां संविधान संशोधन कब? 1971, 1971। इसमें अनुच्छेद 13, ऊपर हम लोगों ने अनुच्छेद 13 के बारे में बात किया। ठीक, तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। माने 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया और यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद आता है।
ये आता है 1973 1973 में, 2 साल बाद 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मतलब इस प्रकार संशोधन की जो विधि की मान्यता थी, मतलब इसमें इस प्रकार के संशोधन को विधि की मान्यता दी गई। मतलब जो गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकार को संविधान के 368 के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वहीं इस गोलकनाथ का जो मामला था, का जो आदेश था, जो जजमेंट था, उसे निरस्त कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय गोलकनाथ का होता है उसे निरस्त कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973। फिर 42वां संविधान संशोधन होता है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि नहीं? सुनाई दे रहा होगा ना। मैंने इसमें अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़े। मैंने 42वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया। इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार किसी भी न्यायालय में इसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, यह यहां पर कहा गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक आता है आपका मिनर्वा मिन्स बनाम भारत संघ। लिख लीजिएगा, मिनर्वा मिल्स बनाम मिनर्वा मिल्स बनाम भारत। दिख रहा कि नहीं आप लोग को? बताइए, नीचे लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं 1980। दिख रहा कि नहीं आप लोग को? हाँ, शायद दिख रहा है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इसके निर्णय द्वारा कहा गया कि संविधान के आधारभूत लक्षण को रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। माने जो संविधान की आधारभूत संरचना है उसको रक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो संविधान के अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 को कहा गया था ये किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकते, वहां पर इसे मिल्स मिनर्वा बनाम में भारत संघ के मामले में इसे रद्द कर दिया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जाना। अब एक छोटा सवाल आपके मन में, हमारे मन में भी आएगा कि कौन कौन से ऐसे मूलाधिकार हैं जो केवल भारतीयों को मिले हैं, कौन कौन से ऐसे मूलाधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त है। इस प्रकार यहां से ये लेक्चर समाप्त होता है, लेकिन कुछ चीजें आपको बता दें, उसके बाद ही यह क्लास क्या होगी, समाप्त होगी। लेकिन आपसे सवाल मेरा पुनः वही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में देकर जरूर देना है कि कौन कौन से अनुच्छेद केवल भारतीयों को है और कौन कौन से अनुच्छेद मूलाधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। जो विदेशियों को प्राप्त है भारतीयों को तो प्राप्त ही प्राप्त है, लेकिन उसके अलावा कि कौन कौन सा अधिकार केवल विदेशियों को प्राप्त है, यह जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा सभी लोग। माने मूलाधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी, अगर आप लोग जानते होंगे तो कुछ मूलाधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 केवल भारतीय, किसी विदेशी को नहीं प्राप्त है। 16, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। लिख लीजिएगा 15, 16, 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 यह अधिकार ऐसे हैं। मतलब मैं इसको बोला कर देता हूं ताकि आपको समझने में काफी आसान हो जाए। यह मूलाधिकार केवल भारतीय नागरिकों को हैं या विदेशियों को नहीं मिले हैं। बाकी जितने भी अधिकार हैं
वे सभी सभी को प्राप्त हैं। ये जो रेड में गोला है, यह अधिकार केवल केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह किसी भी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये लाल सर्कल में जो हमने किया है वो आपको केवल केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा भी मूल अधिकार की शून्य क्या होता है, संवैधानिक संशोधन विधि क्या है, इस पर भी एक बार मैं दोबारा चर्चा करूंगा। लेकिन यहां तक कि ये रिट जो है, मैं इस टॉपिक को पहले सोच रहा हूं आपको समाप्त कर दूं, आप भी जान जाएं ये रिट क्या होता है, ये रिट कैसे जारी किया जाता है, इसमें क्या क्या है। 5 प्रकार के जो रिट का प्रावधान किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, फिर प्रसिद्ध निषेधाज्ञा इसे कहते हैं, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, इनको भी आपको स्पष्ट कर दें। इसके बाद ये जो सीरीज है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हम बाद में लेक्चर लेंगे तो अन्य तथ्यों को भी पूरा और सुलझाकर पढ़ाएंगे। लेकिन पहले इतना आप लोग जान लीजिए, क्योंकि यहां तक आप लोग को जानना बेहद जरूरी है। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि इस तथ्य को हम व्याख्या करें? अच्छा, आप लोग बताइए, क्या इसको इसके पहले कभी आपने सुना है? अगर सुना है तो कैसे, क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या चीजें आपको मिली हैं, क्या आपको नई चीजें मिली हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पढ़ना चाहिए, परीक्षा लायक है या परीक्षा लायक नहीं है? बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में जाके आप। देखिए, अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो यह है सह शरीर हमारे सामने प्रस्तुत करना। क्या है? सह शरीर हमारे सामने क्या करना? प्रस्तुत करना। कौन कहता है? यह आपका न्यायालय कहता है। इसके लिए कहता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। काफी देर से आप लोग क्लास पढ़ रहे हैं भाई साहब, लगातार क्लास, ऐतिहासिक क्लास। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, एक एक करके मैं यहाँ पे समझाएंगे, लेकिन मैं कुछ चीजों को इरेज कर दे रहा हूँ। और दूसरी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपको ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग 6306344367 पर क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा क्लास निःशुल्क है, देशित राष्ट्रित में है, जौनपुर जनपद से चलाई जा रही है। गेस्ट के रूप में मैं अपने बचे हुए समय में अब अपने लिए बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूं। पहली हेडिंग बनाइएगा आप लोग, इसे कहते हैं रिट, इसे ही अभिलेख कहते हैं। इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं? अभिलेख नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? अभिलेख। आइए इसको जान लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। जब किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नजरबंद किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है वो संबंधित अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे तथा उसकी नजरबंदी के आधार पेश किए जाए। किस कारण से नजरबंद किया? नजरबंदी को पर्याप्त आधार न होने पर न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश जारी कर सकती है। यह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। यह न्यायालय कहता है किसी व्यक्ति को कोई नजरबंद किए हैं या किसी प्रकार से बंदी बनाया गया है, और अगर उस बंदी बनाने का कारण अगर न्यायालय के सामने नहीं प्रस्तुत किया जाता है और अगर वह पर्याप्त आधार नहीं होते हैं, तो न्यायालय क्या करेगी? उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश जारी कर सकती है। यह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम रिट कहते हैं। ये जानते रहिएगा आप लोग, और आप बताइएगा जो रीट है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई। दूसरा है परमादेश, मतलब आज्ञा देना, मतलब करो। परम आदेश है ये सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों को उन्हें उनके जो निर्देश, जो उनके कार्य होते हैं उसको संपादित करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। माने आज्ञा देगा, करो। न्यायालय कोई अधिकारी अगर मनमानी कर रहा है उसे आज्ञा देगा, तुम इसे काम करो, इसे ये करो या ये करो, ये आदेश देने काम करता है, उसे कहते हैं परमादेश।
तभी कहते हैं ना, कोई भी अधिकारी होता है वो न्यायालय के जो आदेश होता है उसे मानने के लिए बाध्य होता है। काहे? क्योंकि वो परमादेश है, आज्ञा देना करो। फिर आता है प्रतिषेध, इसे कहते हैं निषेधाज्ञा। मतलब क्या है इसका? माने इस लेख में जो वरिष्ठ न्यायालय होता है वो अपने छोटे अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश देता है कि वह क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य न करें। उनका जो क्षेत्राधिकार है उससे बाहर ना जाए, मतलब ये मना करना है, प्रतिषेध करता है, मना करता है कि आप अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम ना करें, ये मना करने का काम करता है। फिर आता है उत्प्रेषण, मतलब और अधिक सूचित कीजिए। ये क्या है? मतलब इस लेख, इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो न्यायिक या अर्ध न्यायिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले निकाय में जो लंबित मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजने के लिए कहा जाता है कि भैया आपके यहां और अधिक सूचित करो, अगर आपके यहां जो मुकदमा चल रहा है आपके बस का नहीं है या आपके क्षेत्राधिकार के बाहर है तो मेरे पास भेजो या ऊपर के न्यायालय में भेजो। ये क्या होगा? उत्प्रेषण। अब अंतिम रिट है, 5 रिट होता है। ये इंग्लैंड के कॉमन लॉ से लिए गए हैं। ये जो 5 प्रकार के ये रिट है, ये अभिलेख है, ये याचिका है, ये इंग्लैंड के कॉमन लॉ से लिया गया है। अधिकार पृच्छा, तुम्हें क्या अधिकार है? इसका मतलब है कि तुम्हें क्या अधिकार है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी अधिकार के किसी लोक पद पर कार्य करता है तो इस रिट के द्वारा उससे पूछा जाता है वह किस प्रकार के अधिकार के तहत यह पद धारण किए हुए है, किस अधिकार के तहत। तो हमने यहां पर देखा, हमने पढ़ा, ये 5 प्रकार के रिट है। इसे हम अभिलेख भी कहते हैं, इसे हम अभिलेख भी कहते हैं। ये न्यायालय जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है यह आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करने के बाद ये प्रश्न का जवाब दीजिए। समझ गए आप लोग? या अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में यह सवाल है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में यहां से प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा। ठीक है, तो यहां से उम्मीद करते हैं कि आप सभी का। अच्छा बताइए, मूल अधिकार का निलंबन कहां कहां दिया गया है? मूल अधिकार को निलंबन केवल भारतीय संसद विधि बनाकर कर सकती है। अनुच्छेद 33 में दिया गया है प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में। अनुच्छेद 34 में, 33 में सेना के लिए दिया गया है। 34 में जब किसी भी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो, कोई क्षेत्र जहां सेना विधि लागू हो वहां पे भी मूल अधिकार सस्पेंड किया जा सकते हैं। या 368, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के द्वारा, या जब अनुच्छेद 352 के द्वारा आपातकाल को घोषणा हो तब भी आपके जो मूलाधिकार है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। लेकिन किसी भी दशा में अनुच्छेद 21 और 22 सस्पेंड नहीं किए जा सकते। किसी भी दशा में अभी ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब 5 मिनट क्लास और बची है तो आप लोग यहां से नोट डाउन कर लें। ये सेशन पूरा समाप्त हो चुका है। यहां पे एक चीजें, 2 चीजें आपको बतानी रह गई हैं, जैसे कि जैसे ये पूछ लिया जाए आप सभी से कि ये मूल अधिकार कौन सा अधिकार है, कैसा अधिकार है, क्या इसके लिए हम रिट दाखिल कर सकते हैं नहीं, तो ये आपके अधिकार को बढ़ाकर बताता है और जो सरकार के अधिकार को ये कम करता है। मतलब समझने का प्रयास करिएगा कि जो आपका मूल अधिकार है ये सरकार के अधिकार को छोटा करता है। मतलब सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है, हाईकोर्ट उसे रद्द करने का अधिकार रखती है। अभी आगे बताएंगे ऐसा क्यों। मतलब ये आपके अधिकार को बढ़ाती है और सरकार के अधिकार को कम करती है। ये वाद्य योग्य है, आपने देखा ना, ये वाद्य योग्य है। किसी भी दशा में अगर आपका हनन होता है तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो यहां पर हमने और आपने सारे जो तथ्य थे उन सभी तथ्यों को पूरा पढ़ लिया, समझ लिया। अब अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
हमने ये पूरा प्रयास किया कि हम आपको यहाँ पर पूरा बता दें। इसके कुछ अपवाद भी हैं, उस अपवाद को भी आगे हम लोग कभी पढ़ लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपका जो मूलाधिकार का सेशन था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यहां से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके मन में हो, आपसे पूछा जाए और आपको पता न हो। देखिए, अगर मूलाधिकार के उपचार की हम बात करें तो ये रिट जो है अनुच्छेद 32(2) के तहत जारी की जाती है, जो हमने ऊपर बता दिया। जो रिट होती है अनुच्छेद 32(2) के तहत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये 5 प्रकार की रिट है जो हमने आपको बता दिया। 5 प्रकार की रिट को आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। और कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो पूछ लीजिएगा, कि हमने ये प्रयास किया है कि शॉर्ट में आपको भारतीय संविधान से परिचय करा दें और आगे बढ़े। वैसे मूलाधिकार का अध्याय काफी बड़ा है, फिर भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है। जल्दी जल्दी आपको जो कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ जब हम लोग प्रश्न पढ़ाएंगे तो वहां पे मैं अन्य तथ्यों की भी पूरी विधिवत व्याख्या कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं अब जैसे कुछ अपवाद हैं, जैसे आरक्षण है, आरक्षण का प्रावधान कैसे है, कब कब आरक्षण की बात की गई है, अब आरक्षण को लेकर कौन कौन से संविधान संशोधन किए, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में बात करेंगे। ये बालकों के नियोजन में क्या प्रतिषेध था, क्या क्या इसके अपवाद थे, ठीक है, अनुच्छेद 23 का अपवाद क्या है, सबके कुछ कुछ अपवाद भी रहे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि उस अपवादों को हम लोग और आगे के सिलेबस में, आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी जो पीडीएफ है क्लास की, अगर आप लोग नोट्स बना लिए तो अच्छी बात है। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स बना रहेगा तो आपको पढ़ने पढ़ाने में काफी काम करेगा, और आपको भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से भी आपको नोट्स उपलब्ध कराई जाएगी, जो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे जो हम लोग आगे के सेशन में इसके बारे में अध्ययन करेंगे, आगे के सेशन के बारे में यहाँ से जानेंगे। अब मूल अधिकार से जुड़े हुए कुछ छोटे मोटे तथ्य हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे। उसी के साथ आज की जो सेशन है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। क्या आपको कोई पूछना है? बताइए आप लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। हमने ये प्रयास किया कि शॉर्ट में आपको पूरे जो मूल अधिकार है, जहां से आपके परीक्षा प्रश्न आते हैं, उनके विषय पर एक ध्यान आपका आकर्षित करे और आपको तथ्यों से परिचय करा दे। तो बताइए आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, या अभी भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि नहीं इसे सर दोबारा पढ़ा दें या उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ाएं और डिफाइन करें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम और डीप में जाकर आपको पढ़ा सकते हैं और पढ़ाएंगे भी। कोई सवाल नहीं है आपके मन में, कोई प्रश्न नहीं है आपके मन में? अगर कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। कोई सवाल नहीं है? अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 16 क्या है भाई, अनुच्छेद 17 क्या है, अनुच्छेद 18 क्या है, ये सारे प्रश्न आपको याद करना है। प्रारंभ में मूल संविधान में कुल मूलाधिकार कितने थे, अब मूलाधिकार कितने हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। अपनी वीडियो को इस बारे में 10-10 साथियों को बताइएगा, हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। यह क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थी।